बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद अब पश्चिम बंगाल में इलेक्शन होने हैं। लगभग 7 महीने से कम वक्त बचा है इन चुनावों में, इसलिए बंगाल में सियासी पारा बढ़ने लगा है और कहा जा रहा है पश्चिम बंगाल में होने वाले इस विधानसभा चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी जल्दी ही कुछ ऐलान कर सकती है। वैसे बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही पड़ोसी पश्चिम बंगाल में चुनावी सियासत गरमाने लगी थी। वजह थी पश्चिम बंगाल के दौरे पर देश के होम मिनिस्टर अमित शाह का जाना और होने वाले विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 200 सीटें जीतने का दावा करके उन्होंने बंगाल के ठहरे सियासी पानी में उबाल ला दिया है। हालांकि अमित शाह का यह दावा हकीकत के कितने करीब और कितने दूर है, इसको समझने में अभी वक्त है, लेकिन इस बात का अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव अमित शाह की नजर में क्या अहमियत रखते हैं। क्योंकि बिहार में खत्म हुए इलेक्शन में एक बार भी नजर न आने वाले अमित शाह अचानक 3 दिनों के दौरे पर बंगाल गए थे और उन्होंने अपने इस दौरे की शुरुआत उस आदिवासी बहुल बांकुड़ा जिले से की जहां बीते पंचायत और लोकसभा चुनाव में बीजेपी का परफॉर्मेंस बेहतर रहा है। आपको बता दूं, जिस दौरान बिहार विधानसभा के लिए वोटों की गिनती चल रही थी, उस दौरान यह भी उम्मीद नजर आ रही थी कि असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM किंग मेकर का रोल निभा सकती है। हालांकि पूरे वोटों की गिनती के बाद NDA एक बार फिर सत्ता में वापस लौट चुकी है और नीतीश कुमार ने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर पद की शपथ भी ले ली है। बिहार के राज्यपाल यानी गवर्नर फागू चौहान ने उन्हें शपथ दिलाई। वहीं बीजेपी की तरफ से तारा किशोर प्रसाद और रेणु देवी ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। कहा जा रहा है कि इन दोनों को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, नीतीश कुमार के बिहार के चीफ मिनिस्टर की ओथ लेने के बाद बिहार में शुरू हुआ घमासान लगभग थम गया है, लेकिन पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में सियासी दंगल का दिलचस्प तमाशा शुरू होने वाला है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के स्पोक्स पर्सन यानी प्रवक्ता और पश्चिम बंगाल में पार्टी के कोऑर्डिनेटर असीम वकार ने कहा है कि पार्टी को पश्चिम बंगाल के कई जिलों से फीडबैक मिल रहा है और अब सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी के साथ चर्चा करने के बाद चुनाव में उतरने का ऐलान किया जाना है। उन्होंने कहा कि पार्टी देखेगी कि ममता बनर्जी AIMIM के खिलाफ इलेक्शन लड़ने को तय करती हैं या फिर AIMIM के साथ मिलकर लड़ने का फैसला करती हैं। अब आपको यहां पर बता दूं कि बिहार चुनाव के नतीजे आने से पहले अमित शाह जब कोलकाता पहुंचे थे तो उसके अगले दिन सुबह ही बांकुड़ा पहुंच गए थे और झारखंड से सटे इस आदिवासी बहुल इलाके में उन्होंने बिरसा मुंडा की मूर्ति पर फूल माला चढ़ाई थी। वहां उन्होंने लोकल नेताओं के साथ बातचीत की, फिर दोपहर में एक आदिवासी के घर में जमीन पर बैठकर खाना खाया था। अब दिलचस्प बात यह है कि ओवैसी ने भी अपने सियासी फॉर्मूले के सेंट्रल में मुसलमानों के साथ साथ दलितों और आदिवासियों को भी रखा है और इसी कोशिश को कामयाब बनाने के लिए वो अक्सर जय भीम जय मीम का नारा लगाते हैं। महाराष्ट्र में मुस्लिम दलित एकता वाले सियासी एक्सपेरिमेंट के तहत उन्होंने वंचित बहुजन अगाड़ी के साथ अलायंस किया था, लेकिन उनके इस सियासी एक्सपेरिमेंट को थोड़ी बहुत कामयाबी तो मिली, लेकिन जितनी उनकी पार्टी को उम्मीद थी उतनी कामयाबी नहीं मिली। महाराष्ट्र के बाद ओवैसी ने यही सियासी एक्सपेरिमेंट बिहार में दोहराया और ओवैसी ने बहुजन समाज पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ अलायंस करके 5 सीटों पर जीत हासिल कर ली। यानी पहले महाराष्ट्र और अब बिहार इस बात की गवाही दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में बंगाल में होने वाले चुनाव में भी हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी कई खुद को सेक्युलर सियासी पार्टी कहने वाले दलों की सरदर्दी बढ़ाने वाले हैं। कैसे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/Dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अमित शाह पश्चिम बंगाल में अचानक 3 दिन के दौरे पर गए थे और वहां एक रैली कर रहे थे।
इस रैली में अमित शाह के साथ साथ कैलाश विजयवर्गीय, मुकुल रॉय और पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रेसिडेंट दिलीप घोष भी मौजूद थे। अमित शाह ने इस रैली में लोगों से अगले विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंकने की अपील करी। मतलब बिहार इलेक्शन के नतीजे आने से पहले अमित शाह का पश्चिम बंगाल का दौरा और वहां 200 सीटें जीतने का दावा और रैली में ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला, यह बताता है कि बीजेपी आने वाले पश्चिम बंगाल के चुनाव अमित शाह की अगुवाई में ही लड़ने वाली है। वहीं दूसरी तरफ सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्षता की सियासत की पैरोकार माने जाने वाली पार्टियों की सरदर्दी असदुद्दीन ओवैसी की वजह से काफी बढ़ गई है, क्योंकि इन सेक्युलर पार्टियों की नजर में ओवैसी भाजपा की बी टीम और वोट कटवा हैं। जबकि 51 साल के ओवैसी का कहना है कि देश में कहीं से चुनाव लड़ना उनका डेमोक्रेटिक राइट यानी उनका लोकतांत्रिक अधिकार है और अपनी हार के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराने वाली पार्टियां भाजपा को सत्ता हासिल करने से रोकने की काबिलियत नहीं रखती हैं। असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई में AIMIM ने 2014 में जब हैदराबाद के दारुसलाम से निकलकर महाराष्ट्र की सियासत में दस्तक दी तो ये पहली नेशनल लेवल की सियासत में डिस्कशन का हिस्सा बने और उन्हें कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपने लिए महाराष्ट्र में खतरे के तौर पर देखा था। इसके बाद 2019 में लोकसभा के इलेक्शन में महाराष्ट्र औरंगाबाद की सीट और फिर विधानसभा के चुनाव में 2 सीटें जीतकर ओवैसी की पार्टी ने महाराष्ट्र में एक बार फिर खुद को सेक्युलर कहने वाली पार्टियों को अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। अब बिहार में 5 सीटों पर मिली जीत ने AIMIM और ओवैसी को मुल्क में चल रही मौजूदा सियासी बहस के सेंट्रल में ला दिया है। असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी AIMIM के नेशनल लेवल पर बढ़ते कद या उभार को कांग्रेस और उसके साथी दल भाजपा के खिलाफ डाले जाने वाले वोटों में बंटवारा करने वाली ताकत के तौर पर देखते हैं। कांग्रेस के नेता तारिक अनवर का कहना है कि ओवैसी की सियासत कम्युनल यानी सांप्रदायिक है और उनका सियासी उभार मुल्क की डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस को सभी कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ लड़ना होगा और जनता को समझाना होगा कि असदुद्दीन ओवैसी की सियासत देश के लिए फायदेमंद नहीं है। दूसरी तरफ AIMIM के नेशनल स्पोक्सपर्सन यानी राष्ट्रीय प्रवक्ता असीम वकार का कहना है कि बिहार के नतीजे इस बात के गवाह हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी अब किसी एक पार्टी की मोहताज नहीं है। वो ओवैसी साहब की लीडरशिप में अपना फ्यूचर देख रही है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भाजपा की बी टीम कहना इन खुद को सेक्युलर पार्टी कहने वाली पार्टियों के खौफ को दिखाता है। हैदराबाद से 2 दशक तक लोकसभा के मेंबर रहे सलाउद्दीन ओवैसी के सबसे बड़े बेटे असदुद्दीन ओवैसी ने सियासत में कदम रखने से पहले क्रिकेट के मैदान में अपना हाथ आजमाया था और बतौर तेज गेंदबाज यूनिवर्सिटी लेवल पर खेले थे। लंदन से वकालत की पढ़ाई करके लौटने के बाद उन्होंने पहली बार सन 1994 में अपने सियासी सफर की शुरुआत करी थी। वो हैदराबाद की 4 मीनार विधानसभा सीट से पहली बार चुनाव लड़े और जीते। साल 2004 में वो पहली बार लोकसभा पहुंचे और उसके बाद हर लोकसभा चुनाव में उन्होंने जीत हासिल करी थी। साल 2014 में जब भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी तो उसके बाद से असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़े मुद्दों को पार्लियामेंट के अंदर और उसके बाहर उठाकर अपना सियासी ग्राफ बढ़ाने में कामयाबी हासिल करी थी। उसी साल उन्होंने 3 तलाक के खिलाफ बनाए गए मोदी सरकार के कानून और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA और भीड़ की तरफ से करी गई मॉब लिंचिंग की वारदातों के खिलाफ काफी मुखरता से मुस्लिम कम्युनिटी में अपने सपोर्टर्स का बहुत बड़ा ग्रुप तैयार किया है और माना जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी के सपोर्ट में ज्यादातर यंग मुस्लिम लड़के शामिल हैं। वैसे तो आप लोग को पता ही होगा, लेकिन फिर भी बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी के दादा अब्दुल वहीद ओवैसी ने 1927 में बनी मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 1957 में ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से फिर से शुरू किया था। ओवैसी सरकारी नौकरियों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पिछड़े मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन की पैरोकारी करते हैं और उनका सियासी अप्रोच खुद को सेक्युलर पार्टी कहे जाने वाले दलों की नींद उड़ा रहा है
और इसी के चलते असदुद्दीन ओवैसी पर कई बार मुस्लिम कम्युनलिज्म यानी सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के इल्जामात भी लगते रहे हैं। लेकिन वो इससे इनकार करते हुए कई बार कह चुके हैं कि उनकी सियासत सिर्फ हिंदुत्ववादी आइडियोलॉजी यानी विचारधारा के खिलाफ है। कॉलेज के दिनों में क्रिकेट के मैदान में बतौर तेज गेंदबाज खेलने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने करीब 2.5 दशक पहले जब हैदराबाद के चार मीनार इलाके से अपनी सियासी पारी का आगाज किया था, तो शायद ही किसी को अंदाजा रहा होगा कि आगे चलकर उनकी सियासी यॉर्कर मुस्लिम वोटों वाली विकेट पर खेल रही खुद को सेक्युलर कहने वाली पार्टियों के लिए परेशानी का सबब बन जाएगी। दूसरी तरफ अमित शाह के बंगाल दौरे और 200 सीटें जीतने के दावों के बाद पश्चिम बंगाल में चुनावों से पहले राष्ट्रपति शासन की अटकलें भी तेज होने लगी हैं और इस तरह की अटकलें ममता बनर्जी के लिए परेशानी का सबब बनी हुई हैं। वैसे बंगाल में आखिरी बार 40 साल पहले ही राष्ट्रपति शासन लगा था, इसलिए फिलहाल इस बारे में कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के सियासी मैदान में उतरना कई पार्टियों को पसंद नहीं आ रहा है और इस नापसंदगी की वजह आप सबको मालूम है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz Khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।